गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस व्याख्यान में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय में संकलित नाटक ध्रुव स्वामिनी के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है। इसमें लेखक ने ऐतिहासिक कथानक लेते हुए अपने उद्देश्यों को स्पष्ट किया है। जब हम इस नाटक को ध्यानपूर्वक देखते एवं पढ़ते हैं तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य उभर कर हमारे सामने आते हैं। इन उद्देश्यों को हम इस प्रकार रेखांकित कर सकते हैं: साहसी राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना, नारी समस्या को उजागर करना, विवाह की समस्या, त्याग और उदारता की भावना पर बल, प्रेम भावना का विस्तार, अत्याचार की समाप्ति, प्राचीन इतिहास की जानकारी तथा देशभक्ति की भावना जागृत करना। सबसे प्रथम उद्देश्य जो स्पष्ट होता है वह है साहसी राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना। प्रसाद जी ने प्रस्तुत नाटक के माध्यम से देश में एक शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक कथा को नाटक के रूप में पिरोया है। नाटककार जिस प्रकार इस कथा में कायर, मदहब, विलासी, अयोग्य व नीच शासक रामगुप्त को हटाकर चंद्रगुप्त जैसे साहसी, वीर तथा योग्य व्यक्ति के हाथ में देश की बागडोर सौंपता है, उसी प्रकार वह अपने समकालीन परिप्रेक्ष्य में भी अंग्रेजों के शासन को समाप्त कर चंद्रगुप्त के समान शक्तिशाली तथा वीर भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना करना चाहता है। नाटककार की मान्यता है कि यदि हमारे देश के शासक चंद्रगुप्त जैसे होंगे तो वो शकराज जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को हमारे देश का कुछ भी नहीं बिगाड़ने देंगे। इस प्रकार सबसे प्रमुख उद्देश्य जो हमारे सामने आता है वह है साहसी राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना करना। द्वितीय जो मुख्य उद्देश्य हमारे सामने आता है वह है नारी समस्या को उजागर करना। प्रस्तुत नाटक में लेखक ने तत्कालीन नारी समस्या को उजागर किया है। लेखक के अनुसार भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है जिसमें स्त्रियां अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा से पुरुषों पर आश्रित रही हैं। पुरुष स्त्रियों को पशुओं से अधिक कुछ नहीं समझते। वह स्त्रियों पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं, उनका मनमाना शोषण करते हैं। इस नाटक में लेखक ने रामगुप्त के द्वारा ध्रुव स्वामिनी तथा शकराज के द्वारा कोमा पर किए गए अत्याचारों का विवरण देकर नारी समस्या को उठाया है, परंतु साथ ही लेखक ने ध्रुव स्वामिनी द्वारा अपनी रक्षा का भार स्वयं लेने की बात कहलाकर नारी उत्थान की प्रेरणा भी दी है। लेखक के अनुसार यदि ध्रुव स्वामिनी की तरह आज की नारी अपनी रक्षा का भार स्वयं उठाने में सक्षम हो जाए तो आधी से अधिक समस्याएं स्वयं ही ठीक हो सकती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नारी समस्या को उजागर करना भी नाटककार का उद्देश्य रहा है। अन्य उद्देश्य जो सामने आता है वह है विवाह की समस्या। लेखक ने नाटक के माध्यम से होने वाले विवाह के समय युवक युवती की आपसी सहमति न होने की समस्या को भी उठाया है। ध्रुव स्वामिनी का पिता सम्राट समुद्रगुप्त को वीर तथा शक्तिशाली जानकर उन्हें अपनी पुत्री को गुप्त कुल की वधू बनाने के लिए समर्पित कर देता है। राजा समुद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी का विवाह अपने योग्य पुत्र चंद्रगुप्त से करना चाहते हैं, परंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात परिस्थितियों में परिवर्तन आता है और महामंत्री शिखर स्वामी तथा रामगुप्त के छल कपट के कारण रामगुप्त न केवल राजा बन जाता है अपितु वह ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी कर लेता है। परंतु वह ध्रुव स्वामिनी से प्रेम नहीं करता तथा समय आने पर वह उसे शकराज को उपहार स्वरूप देने को भी तैयार हो जाता है। इस बात का ध्रुव स्वामिनी कड़ा विरोध करती है और चंद्रगुप्त की सहायता से शकराज को मार देती है और रामगुप्त से तलाक ले लेती है। साथ ही चंद्रगुप्त से विवाह भी करती है। इस घटना के माध्यम से लेखक आधुनिक संदर्भ में यह बताना चाहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों का विवाह ना तो छोटी उम्र में ही तय करना चाहिए और ना ही उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह करना चाहिए, अन्यथा उसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट
उभर कर सामने आता है वह है त्याग और उदारता की भावना को बल। इस नाटक के द्वारा लेखक लोगों को अपने में त्याग तथा उदारता की भावना को विकसित करने की प्रेरणा देता है। इस नाटक के अनुसार राजा समुद्रगुप्त ने अपने मरने से पूर्व अपने छोटे राजकुमार चंद्रगुप्त को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु उसके मरने के पश्चात चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त, जिसे उसके पिता अयोग्य समझते थे, अपने भाई के लिए ही अपना राज्याधिकार छोड़ दिया। वह केवल इसलिए कि वह अपने घर में कलह नहीं करना चाहता था। इस घटना से चंद्रगुप्त के त्याग और उदारता का परिचय मिलता है। लेखक यही त्याग और उदारता की भावना को समाज में भरना चाहता है। हमारा नाटक के अंदर जो अन्य उद्देश्य उभर कर सामने आता है वह है प्रेम भावना का विस्तार। लेखक इस नाटक के माध्यम से लोगों में प्रेम भावना का विस्तार करना चाहता है। लेखक के अनुसार मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है और युवा अवस्था तो उससे भी छोटी है। अतः लेखक के अनुसार मनुष्य का यह छोटा सा जीवन प्रेम में होना चाहिए और युवा अवस्था में यह और भी अधिक प्रकट होता है। लेखक ने अपने इस मंतव्य को अपने काल्पनिक पात्र कोमा के द्वारा प्रकट किया है। यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि यहाँ लेखक ने मनुष्य के हृदय में प्रेम के भावों का विस्तार करने की प्रेरणा दी है, परंतु मनुष्य की विलासिता का वे घोर विरोध करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने प्रेम भावना के संयमित व सात्विक रूप को प्रोत्साहन दिया है। अगला जो हमारा उद्देश्य उभर कर सामने आता है वह है अत्याचार एवं दुष्प्रवृत्तियों की समाप्ति। यह है इस नाटक का उद्देश्य है कि लेखक इस नाटक के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज में फैले अत्याचारों एवं बुरी वृत्तियों को समाप्त करना चाहता है। इस नाटक में लेखक ने शकराज, रामगुप्त एवं शिखर स्वामी के अत्याचारों एवं बुराइयों को चंद्रगुप्त द्वारा समाप्त करवाकर एक शांतिप्रिय समाज की स्थापना पर बल दिया है। वे वर्तमान भारतीय समाज को एक ऐसे समाज के रूप में देखना चाहते हैं जिसमें भाई का भाई से प्रेम हो तथा समाज में कोई किसी पर अत्याचार ना करे। अन्य जो इसका उद्देश्य उभर कर सामने आता है वह है प्राचीन इतिहास की जानकारी। इस नाटक के अन्य सभी उद्देश्यों के साथ ही यह भी लेखक का एक मुख्य उद्देश्य रहा है कि वह इसके माध्यम से भारतवासियों को अपने प्राचीन इतिहास की जानकारी देना चाहते हैं। प्रस्तुत नाटक में लेखक ने उस भारतीय इतिहास का वर्णन किया है जिसे भारत के इतिहास में स्वर्णकाल कहा जाता है। साधारणतः इतिहास के कुछ कठिन तथा जटिल होने के कारण ना तो कोई इसे पढ़ता है और ना ही समझता है, परंतु लेखक की मान्यता रही है कि इतिहास वह शिक्षक है जिससे शिक्षा पाकर हम ना केवल अपने वर्तमान अपितु अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। इसीलिए उन्होंने भारतीय इतिहास की एक स्वर्णिम घटना को नाटक के रूप में लिखकर एक सरल तथा रोचक रचना बनाकर पाठकों के सामने प्रस्तुत की है ताकि इससे हम कुछ सीख सकें। अतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान करना भी नाटककार का मुख्य उद्देश्य रहा है। हमारा अंतिम और जो अन्य उद्देश्य उभर कर सामने आता है वह है देशभक्ति की भावना जागृत करना। जैसा कि आप जानते हैं यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें भारतीय इतिहास की एक स्वर्णिम घटना को लिया गया है। जिस समय यह नाटक लिखा गया उस समय भारतीय देश में अंग्रेज़ों का शासन था। उस समय के लगभग प्रत्येक कवि और लेखक का यह फर्ज था कि वे अपने साहित्य के द्वारा लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करें। इसलिए प्रसाद जी ने समाज के प्रति उच्च भावनाओं को दिखाकर पाठक को शकराज और रामगुप्त जैसे देशद्रोही व विद्वेषी आक्रांताओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया है। अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस प्राचीन घटना के माध्यम से तत्कालीन समाज को उद्वेलित करने का प्रयास किया है, लोगों के मध्य देशभक्ति की भावना को जागृत करने का प्रयास किया है। यह एक उनकी उद्देश्यपूर्ण रचना है जिसमें लेखक ने देशभक्ति, अखंड राष्ट्रीयता, नारी सम्मान व सामाजिक बुराइयों को अंत करने का अमर संदेश दिया है।
आशा करती हूँ कि आप ध्रुव स्वामिनी नाटक के उद्देश्य को समझ गए होंगे। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों और उत्तरों को लेकर। तब तक के